Hi guys, welcome to our channel Advocate Unplugged. Guys, today we will discuss about admissions as mentioned in Indian Evidence Act. Guys, prior to that we have already made few videos and if you are interested to watch them, you can go to the channel and watch those videos. Guys, section 17 जो है एडमिशन को डिफाइन करता है. Guys कहता है an admission is a statement, oral or documentary or contained in electronic form which suggests any inference as to the fact in issue or relevant fact and which is made by any of the person and under the circumstances hereinafter mentioned. Guys बेसिकली सेक्शन कहता है कि एडमिशन क्या है, वह स्टेटमेंट है जो कि ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है. बेसिकली एडमिशन जो है एक स्टेटमेंट है ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एन इफेक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि जो कि कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है या तो वह फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड होता है. एंड विच इज़ मेड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि वह स्टेटमेंट उसने दी है जो कि ऑथराइज होता है इंडियन एविडेंस एक्ट से, यानी कि जो इस एक्ट से ऑथराइज आदमी है वह स्टेटमेंट दे रहा है और उस सर्कमस्टेंसेज में दी है जैसा कि डिस्क्राइब्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर. तो गाइज बेसिकली एडमिशन जो है वह स्टेटमेंट होती है जो कि आदमी जो है अपने उसके अगेंस्ट में यूज़ होती है और एडमिशन इज़ अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. गाइज और रैशनल क्या है बेसिकली एडमिशन को वैल्यू देने का, वह यह है कि कोई भी आदमी जो है अगर अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है जो कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है तो उसमें जो है उसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है और वह जो है अपने आप वह मानी जाती है कि दैट स्टेटमेंट इज़ प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन. गाइज सेक्शन 18 बात करता है एडमिशन बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, यानी कि एडमिशन की पार्टी ने किया हो या उसके किसी एजेंट ने किया हो. तो गाइज सेक्शन बेसिकली कहता है स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट, यानी कि स्टेटमेंट कोई भी जो कि पार्टी जो पार्टी है उसने की हो या उसका कोई एजेंट. गाइज एजेंट बेसिकली मतलब वह आदमी हो गया जैसे कि आपका कोई जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वह आदमी अगर कोई स्टेटमेंट देता है whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or implicitly authorized by him to make them are admissions, यानी कि गाइस सेक्शन कहता है कि स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट या तो खुद पार्टी ने दी हो या एजेंट ने दी हो जिसके पास एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वह जो है एडमिशन कर सकता है बिहाफ पे प्लेंटिव पार्टी के. गाइज इसके अंदर फर्दर इट इज सेड बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, यानी कि पर्सन जिसने सूट फाइल किया हो या जिसके अगेंस्ट में फाइल किया हो. स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज टू द सूट सूड और सूड इन आ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर आर नॉट एडमिशंस. ये कहता है कि कोई भी पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है उसने कोई स्टेटमेंट दी हो तो वह एडमिशन, गाइज रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर वह एडमिशन नहीं है. तो गाइज रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर का मतलब हो गया जैसे कि मान लो कोई ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई मोर्टगेजर है, लेसर है, असाइनी है, ये सब बेसिकली क्या हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पार्टी को. यानी कि अगर वह पार्टी कोई स्टेटमेंट देती है वह जो है एडमिशन नहीं माना जाएगा जब तक कि दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट करेक्टर, जब तक कि वह अगर पार्टी जो है उसको स्टेटमेंट को दे रही है तो उस करेक्टर को हेल्ड करती है. तो गाइस ये कहता है कि स्टेटमेंट्स मेड विद पार्टीज अनलेस पार्टीज टू द सूट और sued in a representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character, यानी कि स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव की तभी मानी जाएगी जब वह जो है वह करेक्टर जो है होल्ड कर रहा है. गाइस इसमें फर्दर लिखा है कि स्टेटमेंट्स मेड बाई, अगर स्टेटमेंट जो दी है पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि कोई भी पार्टी सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, पर्सनस हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट, यानी कि किसी का प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड हु मेक्स द स्टेटमेंट इन देयर करेक्टर और पर्सन सो इंटरेस्टेड, और वह स्टेटमेंट जो है अपने उस करेक्टर में या जो पर्सन जो है सो इंटरेस्टेड है अगर वह स्टेटमेंट देते हैं तो देन दैट विल बी अ वैलिड स्टेटमेंट. गाइज इसमें 2 कहता है पर्सनस फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड, पर्सन from whom the parties to the suit has derived their interest in the subject matter of the suit, यानी कि पार्टीज़ ने अगर मान लो किसी से इंटरेस्ट डिराइव किया है, यानी कि सपोज़ करिए केस चल रहा था और किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर्स जो हैं वह जो है इंटरेस्ट डिराइव करते हैं, या कोई एग्जीक्यूटर है या किसी ने प्रॉपर्टी किसी से ख़रीदी थी या लेसर है या मोर्टगेजर है या मोर्टगेज या कोई भी आदमी इस तरीके का है जिसने इंटरेस्ट डिराइव किया
और वह उसमें इंटरेस्टेड है, तो उनकी स्टेटमेंट जो है दे विल बिकम एज ए वैलिड एडमिशंस आर एडमिशंस इफ़ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द इंटरेस्ट। वह कब एडमिशंस होंगी? जब वह इंटरेस्ट उनका कंटिन्यू करेगा, तब वह जो है स्टेटमेंट जो है एडमिशंस होंगी, जो कि पर्सन उन स्टेटमेंट्स को मेक कर रहा है गाइस। तो गाइस सेक्शन 80 जो है बताता है क्लास ऑफ पर्सन्स हु कैन मेक एन एडमिशन। इसमें कौन कौन से हैं? 1 पार्टी टू द प्रोसीडिंग, पार्टी टू द प्रोसीडिंग स्टेटमेंट दे सकती है, वो एडमिशन होगा। एजेंट ऑथराइज्ड बाय सच पार्टी, यानी कि जो एजेंट ऑथराइज किया है पार्टी ने। पार्टी सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर मेकिंग एडमिशंस वाइल होल्डिंग सच करेक्टर, यानी कि कोई पार्टी जो जिस पे केस हुआ या जिसने केस किया रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में मेक एडमिशन कर सकते हैं जब वह उस करेक्टर को होल्ड कर रहे हैं। डी उसमें बात करता है चौथे वो लोग हैं पर्सनस हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी जिसका कुछ इंटरेस्ट जो है प्रोप्राइटरी या तो प्रोप्राइटर के तरीके से या कोई पैसे से लेकर कोई इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में ऑफ द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट, और जब तक वह इंटरेस्ट कंटिन्यू करेगा तब तक जो स्टेटमेंट दी है वह एडमिशन मानी जाएंगी। और पर्सन्स फ्रॉम होम द पार्टी टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट, और वह पार्टी जिन्होंने क्या कहते हैं इंटरेस्ट डिराइव किया है, वह जो उनकी दी हुई स्टेटमेंट वो जो है आपकी एडमिशन मानी जाएंगी जब तक कि वह इंटरेस्ट जो है कंटिन्यू करता है। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 के बारे में। गाइज सेक्शन 19 करता है एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशंस मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट, यानी कि एडमिशन उन आदमियों का या उन लोगों का जिनकी जो है अगर वह कोई स्टेटमेंट देते हैं वह प्रूव होती है किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में सूट के। गाइज बेसिकली सेक्शन कहता है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन इज और लाइबिलिटी इट इज़ नेसेसरी हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशन, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट दी जो कि उसकी लाइबिलिटी को प्रूव करती है और वह अगेंस्ट होती है किसी भी पार्टी के, वह जो स्टेटमेंट्स हैं वह जो है एडमिशन कहलाएंगी और वह रेलिवेंट होंगी अगेंस्ट सच पर्सन्स, वह कब रेलिवेंट के उन पर्सन्स के अगेंस्ट में होंगी इन रिलेशन टू सच पर्सन्स और लाइबिलिटी इन सूट ब्रॉट बाई और अगेंस्ट देम एंड इफ़ दे आर मेड वाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन और इज सब्जेक्ट ऑफ सच लाइबिलिटीज़। वाइज बेसिकली यह कहता है कि अगर मान लो किसी आदमी ने कोई स्टेटमेंट दी और वह दो पार्टियों के बीच में अगर कोई केस चल रहा है तो उसकी जो स्टेटमेंट जो है उसको तो लाइबिलिटी उसके लिए इनकर करती है जिसने स्टेटमेंट दी, और वो जो है किसी और पार्टी के अगेंस्ट में जो है वह जो है यूज़ हो सकती है, तो दैट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट गाइज। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि जैसे ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट अ रेंट फ्रॉम बी, यानी ए ने जो है बी से रेंट जो है कलेक्ट करना है। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ए ने जो है बी के लिए रेंट कलेक्ट करना है। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम सी टू बी, यानी कि बी ने ए पर केस किया कि उसने जो है सी से जो है रेंट नहीं लिया। तो बेसिकली क्या हुआ, केस बी ने ए पे किया कि भाई तुमने जो है सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया है। ए स्टेटमेंट अगर मान लो कोई स्टेटमेंट सी देता है जो कि कहती है कि दैट ही ओड रेंट he owed rent, a statement by C that he owed B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B। गाइज बेसिकली ये क्या हुआ, अगर मान लो A ने जो है B के लिए रेंट कलेक्ट करना था, B ने जो है A पे केस किया कि भाई तुमने C से रेंट नहीं लिया, और अगर मान लो B कहता है कि सी ने जो है सी का रेंट कोई बनता ही नहीं है, या सी से उसने जो है रेंट ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, कि भाई ए डिनाई करता है कि सी का जो रेंट जो है ड्यू था बी पे, लेकिन अगर मान लो सी आकर यही बात कह देता है कि नहीं मेरा रेंट तो बनता था, तो दैट विल बी एन एडमिशन, क्योंकि अगर वह इस बात को कह रहा है तो यानी उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो वह उसका एडमिशन होगा और ये रेलिवेंट होगा कि ए के अगेंस्ट में, क्योंकि जो कि वह कह रहा था कि उसका कोई रेंट जो है सी से लेना नहीं बन रहा था, बी का कोई रेंट जो है सी से नहीं बन रहा था। तो गाइज यह सेक्शन बात करता है कि अगर मान लो कोई और आदमी भी अगर कोई स्टेटमेंट देता है जो कि उसके लिए एज एन एडमिशन है, वह भी एक जो है रेलिवेंट हो जाएगी और दैट विल एक्ट एज एन एडमिशन अगेंस्ट दी पार्टी जिसके अगेंस्ट में जो है वह लाइबिलिटी जो है इनकर कर रहा है। गाइज अब सेक्शन 20 बात करता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टी टू द सूट, यानी कि एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड
टू बाई दी पार्टी टू द सूट, यानी कि अगर मान लो किसी को रेफ़र किया पार्टी ने, सपोज दो पार्टी के बीच में केस चल रहा है और एक पार्टी ने कहा कि भाई जो है तुम उससे जाके पूछ लो, वह बता देगा। अगर उसने कोई बात कही और उसने फिर जो है वह बात जो कही, तो वह एक्ट करेगी, एडमिशन हो जाएगा उस पार्टी के अगेंस्ट में जिसने उसको उसके लिए रेफ़र किया था। यानी कि ये सेक्शन कहता है स्टेटमेंट मेड बाई पर्सनस टू हुम ए पार्टी टू द सूट हैज़ एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर एंड डिस्प्यूट आर एडमिशंस। यानी कि बेसिकली गाइज इसको अगर हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, द क्वेश्चन इज़ वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाई ए टू बी इज़ साउंड। एक क्वेश्चन है, बेसिकली फैक्ट इन इशू ये है कि जो ए ने जो है घोड़ा बी को बेचा, वह जो है अच्छा था, हष्ट था या सही कंडीशंस में था। तो ए ने बी से कहा कि जा सी से पूछ ले भाई वह उसकी हॉर्स की कंडीशन क्या है। सी को सब कुछ पता है, तो सी ने जो भी स्टेटमेंट देगी दैट विल बी एज एन एडमिशन फॉर ए, क्योंकि ए ने कहा था कि सी से पूछ लो, तो वह जो स्टेटमेंट जो है एक्ट करेगी एज एन एडमिशन, और वह वो है जो है सी ए के अगेंस्ट में भी यूज़ हो सकती है। गाइस इसी तरीके से मान लो कोई अगर इवेक्शन प्रोसीडिंग चल रही है, कोई टेनेंट है, टेनेंट ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, और अगर मान लो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है वह कह देता है कि रेंट जो है ड्यू है, टेनेंट को रेंट देना है, तो फिर वो एक्ट करेगा एज एन एडमिशन अगेंस्ट दी टेनेंट। गाइज अब हम सेक्शन 21 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 21 बात करता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सनस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। यानी कि जो आप एडमिशन कर रहे हो अगेंस्ट द पर्सन, ये बेसिकली यूज़ होगी एडमिशन उसके अगेंस्ट में यूज़ होगी, उसके या जो उसके बिहाफ पे दे रहा है, या कि रिप्रेजेंटेटिव है या कोई पर्सन उसके अंडर में टाइट वो क्या कहते हैं लीगल हायर टाइप से है, तो कोई भी अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो जनरली स्टेटमेंट जो होती है वह अगेंस्ट में यूज़ होगी। गाइस सेक्शन कहता है एडमिशंस आर रेलिवेंट and may be proved as against the persons who makes them or his representatives in interest। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट अगर जो किसी ने दी पार्टी ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो कि जिसका कुछ इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में, तो वह जो है एडमिशन होगी, और वह जो आदमी है वह कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे सकते जो कि उनके फेवर में हो। गाइस आगे फर्दर सेक्शन कहता है बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following case। यानी कि यह कहता है कि वह जो स्टेटमेंट जो है अपने फेवर में नहीं दे सकते प्रूव करने के लिए, और क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो इंटरेस्ट में है वो, यानी कि अगर कोई पार्टी है वो या कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में यूज होगी, लेकिन वह जो है अपने फेवर में नहीं दे सकती। लेकिन कुछ केसेस दे रखे हैं, एक्सेप्शंस दे रखी हैं, वह है नंबर 1 कहते हैं एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई और अगेंस्ट of the person making it when it is of such a nature that if the person making it was dead it would be relevant as between third persons under the section 32। यानी कि कहता है कि अगर मान लो कोई स्टेटमेंट उसने दी अपने बल्ले फेवर में दी थी, या वह जो स्टेटमेंट दी थी और उसको देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो गाइज वह रेलिवेंट होगी अंडर सेक्शन 32, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशंस में जो है रेलिवेंट होगी। गाइज इसका दूसरी जो है प्रोविजो वो यह कहती है, एक्सेप्शन जो यह कहती है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट विच इज़, एक मिनट, एन एडमिशन मेड बाई मे बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और अ बॉडी रेलिवेंट और इन इशू मेड एट or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendered its falsehood highly improbable। यानी कि कहता है कि कोई मान लो अगर स्टेटमेंट जो दी जो कि प्रूव होनी है बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग, जो जिसने की स्टेटमेंट दी, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ, जो स्टेटमेंट जो है किसी फैक्ट के बारे में किसी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रही है या बॉडी की स्टेट के बारे में बता रही है, रेलिवेंट और जो कि रेलिवेंट है और इन इशू में है, मेड एट और अबाउट द टाइम, और वह जब दी गई है जब सच स्टेटमेंट ऑफ माइंड थी और बॉडी थी, एंड वो जो है उसके बाद कोई उसने कंडक्ट किया और जो उसका जो है फॉल्सहुड जो है हाईली इम्प्रूवेबल कर देती है। गाइज इसकी तीसरी जो एक्सेप्शन है वह कहती है एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई और अगेंस्ट बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ़ इट इज़ रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। ऐसे कहती है कि अगर मान लो जो कोई स्टेटमेंट दी वह जो है प्रूव हो सकती है बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, वो उस पर्सन ने जो दी है जब कि वह रेलिवेंट है, अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। बेसिकली वह एज एन एडमिशन तो रेलिवेंट नहीं है,
पर जो है वह रेलिवेंट है और किसी तरीके से। गाइस सेक्शन 21 बेसिकली कहता है कि जो भी स्टेटमेंट होती है जो आपने दिया आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव में दी, वह आपके अगेंस्ट में यूज़ होगी और आपके फेवर में नहीं हो सकती, और वह प्रूव हो सकती है आपके फेवर में अगर कंडीशन में मान लो सपोज करो किसी आदमी की डेथ हो जाए या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस दी हो, या कोई कंडक्ट को बताती हो और उस कंडक्ट या उसकी कोई कंडक्ट बताती हो, या वह एडमिसिबल हो जो कि रेलिवेंट हो जाती है अदरवाइज बट नॉट एज एन एडमिशन। गाइस अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशंस के बारे में। जो इलस्ट्रेशन ए है वही सेक्शन को पूरा क्लियर कर देती है। गाइस इलस्ट्रेशन ए कहती है द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फोर्स्ड। ए अफर्म्स दैट इट इज़ जेन्युइन एंड बी दैट इट इज़ फोर्स्ड। गाइस फैक्ट इन इशू बेसिकली ये है कि ए जो है कह रहा है कि जो कोई सर्टेन डीड जो है वह जेन्युइन है, और बी जो कह रहा है वह सर्टेन डीड जो है फोर्स्ड है। तो गाइज ए में प्रूव स्टेटमेंट्स बाय बी दैट द डीड इज़ जेन्युइन, यानी ए अगर कोई भी स्टेटमेंट जो बी की को प्रूव कर सकता है कि जो है वह जो है डीड जेन्युइन है, और बी जो है कोई भी एक ही स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है कि वह जेन्युइन नहीं है, पर ए जो है अपनी किसी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकता कि जेन्युइन है, और बी अपनी किसी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकता कि वह जो है फोर्स्ड है। बेसिकली स्टेटमेंट जो होगी आपकी जो भी सेक्शन 21 कहता है दैट शुड बी रेलिवेंट, जबकि वह आपके अगेंस्ट में है, और सर्टेन एक्सेप्शंस दी हुई थी गाइज। अब इसकी क्लॉज जो बी है जब इलस्ट्रेशन बी जो है वह कहती है ए द कैप्टन ऑफ द शिप इज़ ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, यानी कि ए जो है फैक्ट इन इशू ये है कि कैप्टन था शिप का और वह जो है शिप को कहीं और ले गया। तो ए कोई प्रोड्यूस करता है, ए प्रोड्यूसर बुक्ड केप्ट बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under section 32 clause 2। यानी कि बेसिकली ये बात करता है अगर मान लो बी के खिलाफ जो है ए जो है कोई कैप्टन है उसके ऊपर यह था कि एलिगेशन थी वह शिप को कहीं और ले गया, लेकिन अगर वह कोई बुक लाता है, जिस बुक होती है कोई उसकी ऐसी आती है जो कि बताती है कि वह उस शिप को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से ले गया था और वह शिप को कहीं ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कहीं और नहीं ले गया था, तो यह स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट हो जाएगी थर्ड पार्टी के बीच में अगर मान लो डेथ हो जाती है और सेक्शन या वह आदमी नहीं मिलता है, क्योंकि यह स्टेटमेंट जो है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस दी हुई स्टेटमेंट है एज़ पर सेक्शन 32। गाइज इसकी सब क्लॉज सी जो है, जब इसकी इलस्ट्रेशन सी है वह कहती है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कैलकाटा, यानी ए ने कोई क्राइम जो है कैलकाटा में किया, यह एक एक्यूज़ है ए जो है कि उसने कैलकाटा में क्राइम किया, यह फैक्ट इन इशू है। ही प्रोड्यूसेस अ लेटर रिटन बाय हिम and dated at Lahore on the day and bearing the Lahore postmark of that day. The statement in the basically वह क्या करता है, वह कोई एक लेटर लाता है जो कि लाहौर का उस दिन का लाहौर से पोस्टेड है या लाहौर की उस पर डेट डली हुई है, तो जो स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज़ एडमिसिबल। जो स्टेटमेंट जो है डेट में जो है वह एडमिसल होगी कब, जब अगर ए की डेथ हो जाती है, और इट वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32, और यह एडमिशन कब होगी सेक्शन 32 क्लॉज 2 के अंदर। गाइज बेसिकली यह बात करता है कि स्टेटमेंट जो उसने दी वह तभी रेलिवेंट है या तो वह मिलता नहीं है या उसको फाइंड नहीं कर सकते या उसकी डेथ हो जाती है, अदरवाइज स्टेटमेंट तो वही रेलिवेंट होती है जो कि आपके अगेंस्ट में होती है। परसेप्शन यह है कि वह स्टेटमेंट जो है आपके अगेंस्ट में होगी। गाइज इसकी क्लॉज डी जो है वह कहती है कि ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, यानी ए ने इफेक्ट इन इशू यह है कि ए को जो ए के पास कुछ स्टोलन गुड्स थी और उसे पता था कि वह चोरी की गुड्स हैं, तो वह प्रूव करना चाहता है कि उसने जो है वह गुड्स जो हैं जितने पैसे की थी उससे कम पैसे पे नहीं बेची, यानी कि अगर मान लो चोरी की होती है सस्ते में बेच रहा होता, तो बेसिकली उसकी कंडक्ट दिखाता है। तो ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट्स दो दे आर एडमिशंस। बेसिकली यह स्टेटमेंट ए ने दी, यह वो है इन स्टेटमेंट को प्रूव तो कर सकता है दो, हालांकि ये एडमिशन है पर जो है दे आर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू, पर ये जो है कंडक्ट को बता रही हैं जो कि फैक्ट इन इशू का जो बेसिकली फैक्ट इन इशू है कि वह चोरी की गुड्स थी या नहीं थी, वह जो है
कंडक्ट बता रही हैं और फैक्ट इन इशू को लेके कि वेदर क्या कहते हैं द गुड्स वर स्टोलन और नॉट। बेसिकली इलस्ट्रेशन डी कहती है कि मान लो अगर ए के ऊपर का इल्ज़ाम है कि उसने गुड्स चोरी की गुड्स ली थी या और जो गुड्स हैं वो चोरी की गुड्स हैं, तो गाइज अगर मान लो वह यह प्रूव करना चाहता है कि भाई वह गुड्स जो है उसने कभी भी कम पैसे में बेचनी नहीं चाहिए, तो ये बेसिकली एक तरीके से वह स्टेटमेंट उसके फेवर की है, लेकिन वह इसका प्रूफ माना जा सकता है क्योंकि इस तरीके का प्रूफ दे सकता है क्योंकि वह जो है कंडक्ट बता रहा है फैक्ट इन इशू का। गाइज इसी तरीके की इलस्ट्रेशन ई है। इलस्ट्रेशन ई कहती है ए इज़ एक्यूज ऑफ फ्रॉडलेंटली हैविंग इन हिज पोजेशन काउंटरफीट कॉइन्स विच ही न्यू टू बी काउंटरफीट, यानी ए के ऊपर एलिगेशन हैं उसके पास कुछ काउंटरफीट यानी कि कुछ नकली कॉइन्स हैं जो कि उसको पता था कि काउंटरफीट है। तो गाइज वह अगर एडमिशन देना चाहता है कि उसने जो स्किलफुल पर्सन है वह कॉइन्स जो है उन लोगों को दिखाई थी जो कि इसमें स्किलफुल हैं और उसको चेक कराया था कि वह काउंटरफीट हैं या नहीं है, अगर इस तरीके कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो दो ये स्टेटमेंट जो उसकी फेवर की है पर वह दे सकता है क्योंकि वह उसकी कंडक्ट जो है दिखाता है गाइज। और ए में प्रूव द फैक्ट्स फॉर द रीजन स्टेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग, बेसिकली जो लास्ट प्रीसीडिंग इलस्ट्रेशन में जो कहा था कि यह जो है कंडक्ट बता रही है, कंडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है फैक्ट इन इशू को, तो यह जो है दैट विल बी रेलिवेंट एंड इज़ एडमिसिबल नॉट एज एन एडमिशन बट सिंस जो है कंडक्ट को बता रही है फैक्ट इन इशू का तो वो इस तरीके से रेलिवेंट हो जाएगी गाइज। अब सेक्शन 22 कहता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। जनरली क्या होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए ओरल एविडेंस नहीं दिए जाते, बट गाइस सेक्शन 22 बात करता है कि कब ओरल एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड दे सकते हैं। तो सेक्शन कहता है ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट अनलेस एंड अनटिल, कब रेलिवेंट होंगे, द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम shows that he is entitled to give secondary evidences of the contents of such document under the rules hereinafter contained or unless the genuineness of the document produced is in question। गाइस दो कंडीशंस में हो सकते हैं, या तो कहीं एक्ट में कोई प्रोविजन इस तरीके का दिया हो कि जिसमें वह सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकता हो या उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस जो है वह जो है क्वेश्चन में है। गाइस 22A जो है सिमिलर है, वह बेसिकली बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। गाइस सेक्शन 22A कहता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलिवेंट। बेसिकली सेक्शन सेज ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रेलिवेंट, जनरली रेलिवेंट नहीं होते। कब हो सकते हैं, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, यानी कि उसकी जेन्युइननेस पे जो है क्वेश्चन मार्क लगाओ कि वह जेन्युइन है या नहीं है, तभी जो है आप जो है उसके लिए ओरल एडमिशंस दे सकते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं सेक्शन 23 के बारे में। वह बात करता है एडमिशन इन केसेस ऑफ द सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, यानी कि बेसिकली ये कहता है कि जो सिविल के जो एडमिशन जो है कब रेलिवेंट होंगी। बेसिकली यह कहता है कि एविडेंस जो है वो रेलिवेंट नहीं होंगी या तो वो किसी एक्सप्रेस ऐसी कंडीशंस में दी गई हो कि द एविडेंस ऑफ इट नॉट टू बिगन, या तो उसके एविडेंस नहीं देने, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज में दी हो जिसमें दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया हो कि एविडेंस उसका नहीं देना। गाइज इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि नथिंग इज इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंसेज ऑन एनी मैटर, यानी कि ये कहते हैं कि यह जो है किसी भी एडवोकेट को या क्या कहते हैं अटॉर्नी को या प्लीडर को एविडेंस देने से नहीं रोकेगी इन विच में जो कि वह कंपेल्ड टू गिव, जिसका वह दे सकता है सेक्शन 126 में। गाइस सेक्शन 126 बात करता है कि एक तरीके की कम्युनिकेशन बिटवीन जो क्लाइंट और एडवोकेट होती है वो प्रिविलेज होती है, लेकिन अगर मान लो वह कोई इलीगल एक्ट से रिलेटेड हो या क्राइम से रिलेटेड हो या फ्रॉड से रिलेटेड हो तो गाइस जो है उसको जो है एडवोकेट जो है डिस्क्लोज़ कर सकता है। तो अगर इस तरीके की स्टेटमेंट जो है तो वह जो है दे सकता है। गाइस सेक्शन 24 से लेकर 30 जो है कॉन्फेशन से रिलेटेड डील करता है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको देखने में तो गाइस आप चैनल पर जाकर दे सकते हैं। सेक्शन 31 बात करता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, यानी कि एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी सोनली ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन जो है केस डिसाइड नहीं हो सकता, बट मे स्टॉप, लेकिन वो क्या करेंगी, वो एक्ट एज एन एस्टॉपल, यानी कि एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल अंडर द कंडीशंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट, यानी कि यह कहता है कि बेसिकली जो है एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है लेकिन एक्ट एज एन एस्टॉपल। एस्टॉपल गाइज उसका भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसको चैनल पर जाके दे सकते हैं। एस्टॉपल वैसे मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। एस्टॉपल बेसिकली ये है, अगर आपने मान लो कोई स्टेटमेंट दी और उसके बेस पर अगर किसी आदमी ने कोई रिएक्ट कर लिया तो फिर आप जो है उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते, आप उससे मुकर नहीं सकते। तो गाइज यही कहता है अगर मान लो कहीं आपने कोई एडमिशन किया हुआ है तो फिर आप जो है स्टॉप्ड हो जाएंगे, उसको अपनी स्टेटमेंट को वापस नहीं ले सकते।
तो गाइज़ यही सब कुछ है एडमिशन को लेकर। हमने डिस्कस किया कि एडमिशन की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन एडमिशन कर सकता है, कौन सी, अगर मान लो कोई आदमी कब जो है अगर उसने एडमिशन किया, वह अगर किसी आदमी और ने कोई स्टेटमेंट दी तो वो उसके अगेंस्ट में कैसे यूज़ हो सकती है। और गाइज एडमिशन जो बेसिकली जनरली क्या होगी, वह उसके आदमी के अगेंस्ट में, जो दे रहा है उसके अगेंस्ट में होगी। गाइज ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद जो है तो इसके प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती, और जो है ये जो है अदालत का टाइम बचाती है। गाइज हमने ये पता किया और ओरल डॉक्यूमेंट्स के लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और किन कंडीशंस में जो है अगर वो डॉक्यूमेंट्स के लिए ओरल एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और क्यों कंडीशंस जिसमें कि क्या कहते हैं आप ओरल एडमिशन जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए दे सकते हैं, या ओरल एडमिशन जो है आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के लिए दे सकते हैं। और जो एडमिशन जो है अगर मान लो किसी क्या कहते हैं, या तो यह है कि एविडेंस इसके नहीं लेने, इस तरीके से कोई एडमिशन किया हो, या कोई इस तरीके की एडमिशन हो, या दोनों पार्टियों ने डिसाइड कर लिया हो कि इसके एडमिशन इसके एविडेंस नहीं देने, तो वह जो है रेलिवेंट नहीं रहेगी। और गाइज अगर मान लो कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है, या कोई इलीगल एक्ट किया है, या क्राइम है, या उससे वो कोई स्टेटमेंट जो है, तो वह एडवोकेट जो है वह स्टेटमेंट जो है दे सकता है एज़ पर सेक्शन 126। गाइज बेसिकली हमने ये भी देखा कि एडमिशन जो है वह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है, पर वो एक्सटॉपल की तरह से एक्ट करती है। तो गाइज़ यही सब कुछ था आपका एडमिशन को लेकर इन इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर गाइज़ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।